नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एयर नाउ का खास कार्यक्रम द एयर नाउ शो। और आज इस शो से पहले आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मात्र 45 दिनों में आपने हमारे चैनल पर हम पर भर भर कर प्यार लुटाया है। 1 करोड़ दर्शकों का अथाह प्यार हमारे चैनल को मिला है और इससे हमारे आत्मविश्वास में और मजबूती आई है, क्योंकि आप तमाम दर्शक ही हमारे लिए एक पिलर की तरह काम कर रहे हैं। आप दर्शक ही हमारी पूंजी हैं, क्योंकि आपका प्यार जब हमें मिलता है तो हमारा आत्मबल और मजबूत होता है। आप ऐसे ही अपना प्यार हम पर लुटाते रहिए, हमारे चैनल पर लुटाते रहिए और अपनी राय भी हमें भेजते रहिए, अपने कमेंट हमें भेजते रहिए, ताकि हम उस पर अमल कर आगे बढ़ते रहें। चलिए अब शो में बात करते हैं खबरों पर। तो आज खबरों में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में हुई कांग्रेस के नेताओं की बैठक की, जहां महागठबंधन दल से सीएम के चेहरे पर चर्चा हुई। इस बैठक में क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की 2 दिन की मीटिंग के बाद बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरू ने कहा कि हम एक बार फिर हर घर अधिकार यात्रा शुरू करेंगे और जनता के बीच जाएंगे। जब उनसे महागठबंधन के सीएम चेहरा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया। अलावरू ने कहा कि बिहार का सीएम कौन होगा ये जनता तय करेगी। पहले भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने इस सवाल को टाल दिया था। हालांकि राजद और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम चेहरा पहले ही घोषित कर चुकी है। लेकिन सीट बंटवारे के सवाल पर अलावरू ने कहा कि अगर महागठबंधन में नए साथी आते हैं तो सबको थोड़ा थोड़ा समझौता करना पड़ेगा, ताकि नए साथियों को मौका मिल सके। हर राज्य में कुछ सीटें अच्छी होती हैं, कुछ कमजोर। सीट बंटवारे में इस बात का ध्यान रखना होगा। सीट शेयरिंग का काम समय पर पूरा हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अपना अलग मैनिफेस्टो नहीं लाएगी, मैनिफेस्टो महागठबंधन का ही होगा। इसके लिए हर घर अधिकार यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लोगों को मैनिफेस्टो के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने बिहार की समस्याओं पर भी बात की, कहा कि पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं का भविष्य दांव पर है, बीजेपी के राज में अपराध बढ़ रहा है। जब तक वोट चोरी करके सरकार बनती रहेगी, जनता का भला नहीं होगा। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए लोगों को यह समझाया गया और अब हर कोई कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। उनका कहना था कि वोट चोरी बिहार की हर समस्या की जड़ है। बिहार के हालात बदलने के लिए सरकार बदलनी होगी। मंगलवार की मीटिंग में बिहार चुनाव को लेकर गहरी चर्चा हुई। सीट बंटवारा, उम्मीदवारों का चयन और मैनिफेस्टो पर खूब बातचीत हुई। इधर एक और जहां कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में ही इलेक्शन कमीशन की भी मीटिंग जारी थी, जहां तय हुआ कि बिहार इलेक्शन के बाद एसआईआर को पूरे देश भर में लागू कर दिया जाएगा। मीटिंग में क्या कुछ हुआ, आइए इस पर आपको विस्तार से बताते हैं। दिल्ली में बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में इलेक्शन कमीशन के सीनियर अधिकारियों की एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में देश भर के अधिकारियों के साथ मिलकर वोटर लिस्ट को और सटीक करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि वोटर वेरिफिकेशन प्रोग्राम की तैयारियों पर चर्चा की गई। इसका मतलब है कि वोटर लिस्ट को अच्छे से चेक करके ये सुनिश्चित करना कि उसमें कोई गलती या फर्जी नाम ना रह जाए। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि बिहार में एसआईआर को लागू करने के बाद अब इसे पूरे देश भर में शुरू किया जाएगा। खास तौर पर इस साल के अंत तक असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में ये प्रोग्राम शुरू हो सकता है, क्योंकि इन राज्यों में 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा मकसद है वोटर लिस्ट से उन अवैध प्रवासियों को हटाना जिनका जन्म स्थान या नागरिकता संदिग्ध हो। इसके लिए जन्म स्थान की जांच को खास तवज्जो दी जाएगी, ताकि सिर्फ सही लोग ही वोटर लिस्ट में रह पाएं। ज्ञानेश कुमार ने फरवरी 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला था और ये उनकी तीसरी बड़ी मीटिंग है। इस मीटिंग में सीनियर अधिकारी एसआईआर पॉलिसी को विस्तार से समझने के लिए प्रेजेंटेशन देंगे। साथ ही बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी अपने राज्य में एसआईआर को लागू करने का अनुभव साझा करेंगे, ताकि बाकी राज्य भी उनसे सीख ले सके। बिहार में ये प्रोग्राम पहले से चल रहा है और वहां के अनुभव से बाकी राज्यों को रास्ता मिलेगा। इसके अलावा मंगलवार को चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भेजी थी, जिसमें कहा गया कि वोटरों की पहचान के लिए आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाए।
ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 8 सितंबर 2025 के आदेश के बाद लिया गया है। इसका मतलब है कि अब आधार कार्ड को भी वोटर वेरिफिकेशन के लिए एक वैध दस्तावेज माना जाएगा, जिससे वोटर लिस्ट को और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। अब इधर एसआईआर और बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन विपक्षी दल के नेता कहीं और ही व्यस्त हैं। राहुल को अभी रायबरेली में देखा जा रहा है। वो अभी रायबरेली में प्रजापति समाज के एक बड़े सम्मेलन में शामिल हुए हैं और बीजेपी आरएसएस को जमकर खरी खोटी सुनाने में व्यस्त हैं। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कहा कि देश की 90% आबादी ओबीसी, दलित और आदिवासियों की है। ये लोग देश की रीढ़ हैं, लेकिन बीजेपी और आरएसएस नहीं चाहते कि ये कभी आगे बढ़ पाए। इनका बस एक ही मकसद है, दलित, पिछड़ी और आदिवासी अपनी जगह पर बने रहें और बड़े बड़े लोग जैसे अंबानी अपनी जगह पर और मजबूत होते जाएं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मोदी जी खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं, लेकिन जाति जनगणना के मुद्दे पर उनकी जुबान पर ताला लग जाता है। मैंने संसद में इस बारे में सवाल उठाया तो वो 1.5 घंटे तक तरह तरह की बात करते रहे, लेकिन जाति जनगणना पर एक शब्द भी नहीं बोले। ये दर्शाता है कि उनकी प्राथमिकता में ये मुद्दा है ही नहीं। 10 सितंबर बुधवार की सुबह 8:30 बजे राहुल गांधी दिल्ली में अपने घर से रायबरेली के लिए रवाना हुए। वो दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर लखनऊ पहुंचे और फिर वहां से सड़क के रास्ते रायबरेली गए, लेकिन रास्ते में उनका काफिला रोक लिया गया। दरअसल योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली से लड़ रहे थे, अपने समर्थकों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए। वो लोग राहुल गांधी वापस जाओ जैसे नारे लगा रहे थे। ये विरोध पीएम मोदी को कथित तौर पर गाली देने के एक मामले को लेकर था। इस हंगामे की वजह से राहुल का काफिला करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। पुलिस ने जब दिनेश प्रताप सिंह और उनके समर्थकों को हटाने की कोशिश की, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई। इस वजह से राहुल का काफिला करीब 5 मिनट तक रुका रहा। फिर स्थिति संभलने के बाद वो आगे बढ़े। राहुल इसके बाद रायबरेली के बटोही रिसोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने वहां चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए और कहा, पहले लोग कहते थे कि दाल में कुछ काला है, लेकिन कोई सबूत नहीं था। अब तो साफ साफ सबूत है कि वोट चोरी हो रही है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसे रोकना ही होगा, लेकिन चुनाव आयोग इस मामले में तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। राहुल ने अपने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि वो लोगों तक जाकर ये बात पहुंचाएं कि कांग्रेस इस तरह की गड़बड़ियों के खिलाफ लड़ रही है। उन्होंने जोश भरे अंदाज में कहा, हमें इस सिस्टम को सुधारना है ताकि हर वोट की कीमत हो और हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाए। राहुल गांधी 10 और 11 सितंबर को रायबरेली में ही रुकेंगे। इस दौरान वो और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसमें स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी शामिल है। ये उनका 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद रायबरेली का छठा दौरा है। रायबरेली से उनकी जीत ने कांग्रेस को इस क्षेत्र में और मजबूती दी है और वो लगातार इस सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए सक्रिय हैं। रायबरेली गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रही है। राहुल गांधी ने इस बार यहां से जीत हासिल करके न सिर्फ अपनी बल्कि कांग्रेस की स्थिति को और भी मजबूत कर दिया है। उनके इस दौरे का मकसद न सिर्फ कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाना है, बल्कि स्थानीय मुद्दों को उठाकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाना भी है। खासकर जाति जनगणना और वोटिंग सिस्टम जैसे मुद्दों पर उनकी बातों ने लोगों का ध्यान खींचा है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जहां मंगलवार को कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर बयान दिया है। कोर्ट ने कहा कि भले ही महिलाओं के लिए सख्त कानून बन गए हों, लेकिन ऑफिस में उनके साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी की घटनाएं अब और भी हो रही हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि आखिर पुरुषों की सोच में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है। ये बात जम्मू कश्मीर से जुड़े एक केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कही। उन्होंने कहा कि चाहे घर हो या दफ्तर, महिलाएं हमेशा डर, शिष्टाचार और माफी मांगने की स्थिति में ही जीती हैं। जस्टिस ने शेक्सपियर की एक कविता का जिक्र किया जो महिलाओं की जिंदगी को बयां करती है। उन्होंने कहा, पहले मेरा डर, फिर मेरा शिष्टाचार और आखिर में मेरी बात। मेरा डर ये कि आप नाराज हो जाएंगे, मेरा शिष्टाचार मेरा फर्ज है
और मेरी बात बस आपसे माफी मांगने की है। बता दें, ये केस जम्मू कश्मीर के एक सरकारी अफसर आसिफ हमीद खान से जुड़ा हुआ है। दिसंबर 2014 में एक महिला ने उन पर छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप लगाया था। आसिफ ने हाई कोर्ट में अपील की थी कि विभागीय जांच में उन्हें पहले ही बेकसूर ठहराया जा चुका है और पुलिस ने भी केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। फिर भी ट्रायल कोर्ट ने उन्हें समन भेज दिया है। आसिफ ने इसी समन को चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी और 4 बड़ी बातें कही। पहली बात कि सिर्फ विभागीय जांच में बरी होना एफआईआर से बचने का बहाना नहीं हो सकता। दूसरी कि ट्रायल कोर्ट ने सही किया कि पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करके केस को आगे बढ़ाया। तीसरी बात ये कि मामला समाज का आलम दिखाता है, जहां महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने की बातें होती हैं, लेकिन सोच वही पुरानी है। और अंत में चौथी बात ये कि शिकायत करने वाली महिला पढ़ी लिखी थी, फिर भी उसे उत्पीड़न झेलना पड़ा। यहाँ तक कि ऊंचे सरकारी पद भी महिलाओं को ऐसी हरकतों से नहीं बचा पाते। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि सभी राज्यों को वर्क प्लेस पर महिलाओं को छेड़छाड़ से बचाने के लिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी कि आईसीसी बनानी चाहिए। दिसंबर 2024 में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने गोवा यूनिवर्सिटी के एक पूर्व प्रोफेसर की याचिका पर यह आदेश दिया था। जानकारी हो कि 2013 में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी कि पीओएसएच एक्ट बना था, लेकिन इतने साल बाद भी इसे लागू करने में इतनी बड़ी खामियां है और ये बहुत दुखद है। खैर, द नाउ शो में इतना ही। मेरे साथ कैमरे के पीछे आज मौजूद हैं अभिषेक, जो इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं कल फिर मिलूंगी आपसे इसी वक्त नए और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक आप सभी का शुक्रिया। देखते रहिए एयर नाउ।